नहीं, नागरा के साथ एम हिसाब लग जाता है। देखें जी, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। उसमें होल्डिंग और सब्सिडरी के बाद हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी थी, दैट वाज होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी ऐसी कंपनी होती है कि जिसके 100% वोटिंग राइट्स या 100% शेयर होल्डिंग किसी दूसरी कंपनी के पास हो, दूसरी कंपनी के पास हो, दूसरे बंदे के पास हो, ठीक है, क्योंकि बंदा अगर होगा तो फिर तो ओनर ही बन जाएगा। तो सब्सिडरी के लिए ताल्लुक होता है कंपनी का कंपनी के साथ। ओके, तो हम ये कह सकते हैं जनाब, होली सब्सिडरी कंपनी का मतलब ये है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के 100% अगर शेयर एक्वायर्ड कर लेगी, तो जिस कंपनी के शेयर एक्वायर्ड हो रहे हैं दैट वुड बी कॉल्ड होली ओन्ड सब्सिडरी। ओके, जिसके एग्जांपल एबीसी लिमिटेड ओन्स 100% शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड शैल बी डीम्ड टू बी होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एबीसी लिमिटेड। ओके, अब हमारे पास आपकी, जैसे मैंने बताया कि आपकी जो बुक है कंपनी लॉ की और बिजनेस लॉ, जो भी आपकी बुक है आईकैप की, वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की किताब है। इसमें क्या मसला है भाई, क्या चाहते हो? इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से एक चीज नजर आ रही है, दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। अगर आप यहां पे थोड़ा सा गौर करें तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 हकीकत में आपके पास क्या बताता है, ये आपके पास्ट पेपर्स को बता रहा होता है कि ये जनाब ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पास्ट पेपर का देखिए क्वेश्चन क्या आया था इस चैप्टर में से, कहता है जी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। एक्सप्लेन द टर्म, इसमें आपने पूरी डिटेल में बताना है कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या था। तो क्या था बॉडी कॉर्पोरेट, देखे बगैर, बॉडी कॉर्पोरेट क्या था? कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ, उसके बाद कंपनीज रजिस्टर्ड आउटसाइड द पाकिस्तान, उसके बाद स्टैट्यूटरी बॉडी डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है जी, और एनी स्टैट्यूटरी अदर देन कंपनी, एनी आर्टिफिशियल पर्सन अदर देन कंपनी, मिनिस्टर इन चार्ज टू whom मिनिस्टर इन चार्ज डिक्लेयर्स नॉट टू बी बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, आपकी अपनी वर्डिंग हो सकती है, लेकिन यहां पे अगर आप वर्ड याद करके थोड़ा सा जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। गॉट इट? अच्छा, दूसरा जनाब ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, कहता है जनाब अ सेक्रेटरी हैज रिसेंटली ज्वाइंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, शी इन्फॉर्म द सीईओ that the membership of the company has crossed the maximum number provided under the Companies Act 2017। नया नया बंदा आता है, थोड़ा सा ज़रा अपनी एफिशिएंसी दिखाता है कि जी मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, बड़ी मेहनत करता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग जो हैं वो जब ज़्यादा एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं तो अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जनाब हमारी जो प्राइवेट लिमिटेड है सर, सीईओ साहब, प्राइवेट लिमिटेड ये नंबर अपने क्रॉस कर चुकी है। सीईओ साहब ने कहा जी कैसे? उसने कहा सरकार कॉर्पोरेट मेंबर्स आपके पास कितने, कॉर्पोरेट मेंबर्स मतलब कंपनीज जो आपकी मेंबर हैं वो कितनी है जी? 14। इंडिविजुअल्स कितने हैं जनाब? 34। और ज्वाइंट शेयर होल्डिंग यानी कि 30 लाख शेयर हैं, 4 बंदों ने मिलकर लिए हुए हैं, वो 4 बंदे, तो टोटल हो गए 52। तो सीईओ साहब का जवाब क्या होना चाहिए? नीचे उसने कहा जी अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2017 सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखिए इसका आंसर आपने कैसे करना। उसने आपसे पूछा कि रेलेवेंट प्रोविजन के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आपने रेलेवेंट प्रोविजन भी बतानी है कि रेलेवेंट प्रोविजन आपको क्या कहता है। इसके आंसर करते हुए आपने बताना है कि जनाब रेलेवेंट प्रोविजन हमें ये कहता है कि प्राइवेट लिमिटेड की जो तादाद है वो 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट इन दिस रिगार्ड अगर कोई बंदा ज्वाइंटली एक से ज्यादा शेयर्स को एक्वायर करते हैं तो वो सिंगल मेंबर समझे जाएंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से यहां पे कितने लोग हैं जनाब? 14 प्लस 34, आंसर कितना हो जाएगा? 48, और प्लस 1 49 आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको आंसर देखिए कैसे करेंगे जनाब। देखिए प्रॉपरली उसने आंसर किया, द डेफिनेशन ऑफ अ प्राइवेट limited company as contained in the Companies Act 2017 along with other condition limits the number of its memorandum members to 50. In computing this number, those who are in employment of the company would not be counted. Moreover, where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this definition be treated as a
सिंगल मेंबर। पहले उसने आपसे क्या पूछा कि आपने लीगल प्रोविजन बतानी है, लीगल प्रोविजन क्या कहता है, उसके बाद आपने बताना है कि आपका आंसर क्या है। तो यहां पे सेम ऐसे ही आपने बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को बखूबी आपने समझना है। अगर आप सिर्फ इतना आंसर कर देते कि जनाब नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि कंपनी एक्ट के हिसाब से मतलब कि ये जो बंदा है वो अगर एक से ज्यादा बंदे इसको ऑन करते हैं तो वो एक ही कंसीडर किए जाएंगे, लिहाजा ये 49 है। अगर लेट सपोज ये 5 नंबर का सवाल है तो उस 5 में से आपको 2 नंबर मिलेंगे। 5 में से आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। 5 के 5 नंबर हासिल करने के लिए उसकी पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करना जरूरी है। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट 2017, रेलेवेंट प्रोविजन बतानी है। उसके बाद सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शन इन द गिवन सिनेरियो, और उसके बाद आपने कोर्स ऑफ एक्शन बताना है। तो प्रोविजन बता दी, कहते हैं देयरफॉर इन द गिवन सिनेरियो the total number of shareholders turn out to be 49 rather than 52. The number of shareholders is thus not exceeding the limit as fixed by the Companies Act, hence no action is required. ये सारा कुछ आपकी अपनी वर्डिंग हो सकती है। ऊपर प्रोविजन देख लीजिए, प्रोविजन में भी उनकी आपकी अपनी वर्डिंग हो सकती है। लॉ इस तरीके से बात नहीं की थी, लॉ ने किसी और तरीके से बात की थी, लेकिन जो लॉ ने बात की थी वही बात यहाँ पे लिखी हुई है इस अपनी वर्डिंग में। तो इस वजह से बेटा आपकी अपनी वर्डिंग हो सकती है, लेकिन वो वर्डिंग आपके कानून को चेंज ना करती हो। बस इस चीज का आपने माइंड में बिठाना है। गॉट इट? इसके बाद जनाब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, कागान रेशम लिमिटेड। ये तो मेरा ख्याल है कि रिसेंट ही आया था। रिसेंट मींस के ये तकरीबन 2-3 अटेम्प्ट्स पहले का क्वेश्चन है। कागान रेशम लिमिटेड holds 60% shares out of total paid up capital of another public company named Naran Silk Limited. कागान रेशम लिमिटेड, नारायण सिल्क लिमिटेड, ये पहले मुझे बताइए प्राइवेट कंपनीज है कि पब्लिक कंपनीज है? आज मेरे पास एक कैंडिडेट आया इंटरव्यू के लिए मेरी फर्म के अंदर, मतलब फर्म के इंटरव्यू के लिए। वो एक एज पर हिम और हर वो एक अच्छे डेजिग्नेशन पे एक बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं। तो उसने बताया कि जी फलान लिमिटेड में वहाँ पे फ़िलहाल हम काम चल रहा है हमारा। तो आई सेड कि जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ये फलान लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है? और मुझे आगे से जवाब मिला जी ये तो हम गूगल करके पता कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि ये प्राइवेट लिमिटेड है कि पब्लिक? नहीं, मतलब ऐसे कैसे बता सकते हैं? इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है हमें? और मैंने कहा यू श्योर दैट यू होल्ड दैट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन? एंड जो रिप्लाई में मिला यस यस यस, एनी डाउट? आई सेड नो, आई हैव नो डाउट ऑन योर क्वालिफिकेशन, बट लेट मी सी हम आपको हायर करते कि नहीं करते। तो पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड का फ़र्क आप बड़ा बेसिक सी चीज़ है। तो उसमें जिसमें प्राइवेट लिमिटेड होगी उसमें पीवीटी लिमिटेड, और जो आपके पास जो खाली लिमिटेड एलटीडी आ रहा होगा दैट वुड बी पब्लिक लिमिटेड। बड़ा बच्चों वाला सवाल, बहरहाल कभी कभी इंसान के माइंड से निकल जाता है। अच्छा जी, कहता जी कागान रेशम लिमिटेड ने क्या किया, नारायण सिल्क लिमिटेड के 60% शेयर्स ऑन कर लिए, परचेज कर लिए। ठीक है जी, आगे देखिए NSL यानी कि नारायण सिल्क लिमिटेड फर्दर ऑन्स 14% शेयर्स ऑफ ठंडियानी आइसक्रीम लिमिटेड। भाई जगह का नाम है ठंडियानी, पता है आपको? ठंडियानी एक जगह, एक एरिया का नाम है, और वहां पे जून जुलाई के महीने में धुंध पड़ रही होती है, और वो सिर्फ एक रोड है और कुछ भी नहीं है वहां पे। एनीवेज 3 कंपनी जनाब यहां पे हैं। कागान रेशम लिमिटेड जिसके पास नारायण सिल्क लिमिटेड के 60% शेयर होल्डिंग है, और नारायण सिल्क लिमिटेड के ठंडियानी आइसक्रीम लिमिटेड TIL के पास के 14% शेयर होल्डिंग है। NSL has also entered into an agreement with other shareholders of TIL
to appoint 4 out of 7 directors on the board of directors of TIL. नारायण सिल्क लिमिटेड जिसके पास 14% शेयर होल्डिंग है, उसने कहा जी मैं 7 में से 4 डायरेक्टर हम अपॉइंट करेंगे। 7 में से 4 डायरेक्टर का क्या मतलब है? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब कहता है जी एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। अब इनका ईच अदर का यहाँ पे क्या मतलब है? KRL का NSL के साथ क्या रिलेशन है, फिर NSL का TIL के साथ क्या रिलेशन है, और फिर KRL का TIL के साथ क्या रिलेशन है। तो सिनेरियो आपके सामने है, बताइए इसमें क्या होना चाहिए। KRL क्या है जनाब? NSL की होल्डिंग कंपनी है, और उसके बाद NSL TIL की, और KRL TIL की होल्डिंग कंपनी है। अच्छा जी, देखिए क्या कहते हैं। कागान रेशम लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ नारायण सिल्क लिमिटेड एज KRL होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ शेयर्स ऑफ NSL। ये बात तो आपकी ठीक होगी। अच्छा, फिर हमने बताना भी है ना कि क्यों है, ठीक है, तो ये बात आपकी ठीक होगी। उसके बाद जी NSL इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ ठंडियानी आइसक्रीम लिमिटेड एज NSL कैन अपॉइंट मोर देन 50% डायरेक्टर, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ TIL एंड हेंस कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड। तो NSL क्या होगी? इस रीजन आपने बता दिया कि जनाब TIL की ये होल्डिंग कंपनी। सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ द होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी अंडर द एक्ट KRL इज ऑल्सो द होल्डिंग कंपनी ऑफ TIL इनडायरेक्टली। तो आप लोगों के आंसर बिल्कुल ठीक हो गए, ठीक है। वर्डिंग आपकी अपनी है, मैं बार बार कह रहा हूं, वर्डिंग आपकी अपनी है, कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए, और लिखा हुआ कॉन्सेप्ट को प्रिडिक्ट मतलब शो कर रहा हो कि यही कॉन्सेप्ट है। ये ना हो कि कॉन्सेप्ट आपको पता है लेकिन आपके जो लिख के आए वो कुछ और लिखा है। तो इस चीज का प्लीज ख्याल कीजिएगा, ओके। अच्छा जनाब, अगला फिर क्वेश्चन है जनाब प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। मास्टर्स लिमिटेड हैज मेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन अब्बास लिमिटेड इन द लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ML may classify AL as its subsidiary। ML ने क्या किया? AL में जनाब इन्वेस्टमेंट की, और अब आपने बताना है कि ML AL जो है वो ML की सब्सिडरी कैसे हो सकती है। हम क्या कहेंगे जनाब, जब आपके पास मोर देन 50% या 51% और मोर शेयर्स आपके पास हो, या फिर आप मेजॉरिटी और ऑल डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय ML। ठीक है जी, देखते हैं जनाब क्या आंसर है। AL may be considered as subsidiary company of ML if ML controls composition of the board of AL. The composition shall be deemed to be controlled by ML if it can appoint or remove all or a majority of AL's directors, or ML exercises or controls more than one half of its voting securities either by itself or together with one or more of its subsidiary companies। ठीक है जी, अगर ये 2 पॉइंट्स क्लियरली आप लिखते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको नंबर कट जाएंगे अगर दोनों के दोनों पॉइंट नहीं लिखते हैं। गॉट इट? अभी तक जो हमने पढ़ा था उसके पास पेपर भी हमने किए, ये पास पेपर है। अब हम चलते हैं जनाब हमारे अथॉरिटीज की तरफ। अथॉरिटीज, ऑफिशियल्स, मेंबर्स एंड रेजोल्यूशन। देखिए बेटा, कंपनी को रजिस्टर्ड करने वाला इदारा मैंने आपको बता दिया था, दैट इज SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये आया था, ये लॉन्च तो 1997 में हो गया था, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है 1999 में जाके। तो ये एक अच्छा MCQ बन सकता है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान was promulgated under Act 1997, ठीक है, but was operational। और आगे आपको 4 MCQs 1997, 1998, 1999 एंड 2000। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? 1999। गॉट इट? नॉर्मली क्या होता है, जिस सन में एक्ट पास हुआ हो वो उसी सन में एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन SECP का पास कब हुआ था? एक्ट 1997 में, और ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी कब हुई? 1 जनवरी 1999 को। इसने रिप्लेस किया था कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को, LWA, CLA, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। ये कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी बेसिकली पहले आपके पास कंपनीज को रजिस्टर्ड करने का रेगुलेटरी बॉडी थी, इसको रिप्लेस किया किसने? आके SECP ने। ठीक है जी,
अच्छा, अब एसएससीपी जनाब कहता है कि इसके पास थोड़ी सी कुछ एडिशनल जो आपके पास कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी की जो पावर्स थी उसमें कुछ एडिशनल पावर्स भी इनको प्रोवाइड कर दी गई। इनके ऑफिस एक हेड ऑफिस है और उसके अलावा इनके 8 रीजनल ऑफिस हैं। हेड ऑफिस किधर है जनाब? इनका हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में और 8 रीजनल ऑफिस किधर है? एक तो इस्लामाबाद में कैपिटल और बाकी जो आपके प्रोविंसेस के कैपिटल सिटीज हैं उनमें एक इस्लामाबाद में रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस तो है ही है, जो उनके रीजनल ऑफिस हैं एक इस्लामाबाद, बाकी प्रोविंसेस के ऑफिस कौन से हैं जनाब? पंजाब के लिए लाहौर है, केपी के लिए पेशावर है, बलूचिस्तान के लिए कोयटा है और सिंध के लिए कराची है। और इसके अलावा ये 5 ही हो गए, उसने कहा जी टोटल 8 रीजनल ऑफिस हैं। इसके अलावा 3 मेजर सिटीज, बड़ी सिटी भाई साहब समझ तो गए होंगे। सबसे पहले जनाब उन्होंने किसकी बात की है? मुल्तान की, उसके बाद फैसलाबाद की और सक्खर। तो आपको इज्जत, आपके शहर को इज्जत बख्शी है एसएससीपी ने। एनीवेज, बहरहाल तो जनाब आपके पास ये 8 रीजनल इसके ऑफिसेज हैं। अक्सर लोग जो हैं वो थोड़े से इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर हेड ऑफिस ही इसका ऑफिस है। ऐसा नहीं है, हेड ऑफिस इस्लामाबाद में वो अलग है, बाकी रीजनल ऑफिसेज हैं। क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, वो हम उसको अलग से ही टेरिटरी कंसीडर करते हैं, वो किसी सूबे का हिस्सा नहीं है। अगर चलकर इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में देखेंगे कि अगर एक कंपनी ने एक सूबे से दूसरे सूबे में जाना हो तो उसका रूल क्या होगा, और अगर उसने एक सूबे से इस्लामाबाद जाना हो तो उसका रूल क्या होगा, स्पेसिफिकली फॉर इस्लामाबाद। ठीक है, तो इस्लामाबाद को हम अलग से टेरिटरी मानते हैं, इस वजह से इस्लामाबाद के अंदर भी एक ऑफिस उसका रीजनल ऑफिस होगा और बाकी जो आपके सूबे के जो कैपिटल हैं उनमें उनका, और बाकी जो 3 मेजर सिटीज हैं उनमें एसएससीपी के मौजूद होंगे ऑफिसेस। अच्छा जी, इसके बाद पावर एंड फंक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके पास कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी से ज्यादा पावर्स हैं। मिसाल के तौर पर ये कंपनी रजिस्टर्ड भी करता है, कंपनी को रेगुलेट भी करता है, ये कंपनी के लिए रूल्स भी बनाता है, कंपनी को अगर बंद करना है, कंपनी को अगर नोटिस कोई भेजना है, कोई भी चीज जो कंपनी के रेलेवेंट है जनाब एसएससीपी साहब उसमें पेश होंगे। ओके, इनकी राइट्स एंड ड्यूटीज बियॉन्ड आपके अपना कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी है। कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी की जो राइट्स एंड ड्यूटीज थे वो बड़े लिमिटेड से थे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तक की उसकी हद तक थे, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी और तरीके से बनाए जाते थे। इसमें क्या है जनाब, सारे के सारे पावर्स एसएससीपी को दे दी गई हैं कंपनी के रेलेवेंट, कि जनाब कंपनी किस लेवल की बननी है, कितने पैसों की बननी है, अगर उसको आपने चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है जनाब, द कमीशन शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एज आर कन्फर्ड ऑन इट बाय और अंडर कंपनीज एक्ट 2017। The powers and functions of the Commission under Companies Act 2017 are in addition to the power and functions of the Commission under the Security and Exchange Commission of Pakistan Act 1997। SSCP का उसका अपना एक्ट है, कंपनीज का अपना एक्ट है, कंपनी लॉ रेगुलेट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। ठीक है, अब कहते हैं जी जो कंपनी लॉ में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं एसएससीपी के लिए, वो एसएससीपी के एक्ट के अलावा उसके पास जो पावर है, यानी कि एसएससीपी के एक्ट में एसएससीपी की पावर्स लिखी हैं, उसके अलावा कंपनीज एक्ट 2017 में भी एसएससीपी के पावर्स लिखी हैं। जैसे मैंने कल आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी कि जनाब अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने में नाकाम होती है तो उस कंपनी के डायरेक्टर एसएससीपी अपॉइंट करेगा। अब ये एसएससीपी को पावर किसने दी? एसएससीपी के एक्ट में चीज नहीं लिखी हुई, ये कंपनीज एक्ट में चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो एसएससीपी को ये एक्स्ट्रा पावर किसने दी? कंपनीज एक्ट 2017 में। तो वो कहता है कि जनाब वो जो काम जो एसएससीपी के एक्ट में लिखा है वो तो वो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके अलावा भी जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ वो भी उसकी पावर का हिस्सा बन जाएगा। एसएससीपी हैज बीन वेस्टेड विद लॉट ऑफ पावर under the Companies Act 2017 and other relevant laws. SSCP has got powers to regulate the affairs of all companies including insurance company, banking company and other companies.
law has vested various powers to SCCP and also federal government is empowered to vest its powers to the SCCP to the extent it thinks fit. बार बार वो यही एक ही बात को 3-4 दफा उसने रिपीट कर दिया कि जनाब उसके पास बहुत सारी पावर्स, ठीक है। अब वो जब आप पूरे के पूरा एक्ट पढ़ेंगे SCCP का तो तभी जाके वो पता लगेगा, लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अच्छा जनाब, इसके बाद टैक्स में आप लोगों को हमने बताया था कि FBR का भाई कौन है, कमिश्नर है। तो SCCP का भाई कौन है, रजिस्ट्रार। SCCP का भाई कौन है, रजिस्ट्रार। कंपनी की रजिस्ट्रेशन से लेकर वाइंडिंग अप तक सारे मामलात किसके साथ डिस्कस किए जाएंगे, रजिस्ट्रार के साथ। अब ये रजिस्ट्रार भाई हैं कौन, कहते जी रजिस्ट्रार भाई वो बंदा है जो रजिस्ट्रार के ड्यूटीज निभा रहा है। अब उसको डेजिग्नेशन कोई भी दे दो, आप उसको असिस्टेंट रजिस्ट्रार का डेजिग्नेशन दे दो, डेप्यूटी रजिस्ट्रार कह दो, एडिशनल रजिस्ट्रार कह दो, असिस्टेंट एडिशनल रजिस्ट्रार कह दो, एडिशनल डेप्यूटी रजिस्ट्रार कह दो, जो तुम्हारे दिल में आए उसको कह दो। लेकिन अगर वो रजिस्ट्रार की ड्यूटीज निभा रहा है तो वो बंदा क्या कहलाएगा, रजिस्ट्रार कहलाएगा। ओके यार, क्या कर सकते हैं, अब कंपनीज एक्ट ऐसा है, अब इसमें मतलब मुंह मारने की क्या जरूरत है। कहते हैं जनाब रजिस्ट्रार मींस रजिस्ट्रार एंड एडिशनल रजिस्ट्रार, वो ये वही है अय्यर, मुत्तुस्वामी अय्यर नहीं, अय्यर वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, जन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, त्रिजीवल्ली जन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, बहुत सारे नाम है, इसकी तरफ आ जाते हैं हम लोग। तो मींस आ रजिस्ट्रार, एन एडिशनल रजिस्ट्रार, एन एडिशनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार, आ ज्वाइंट रजिस्ट्रार, a deputy registrar, an assistant registrar or such other officer as may be designated by a commission performing duties and functions under Companies Act 2017। ठीक है भाई, तो अय्यर भाई का नाम माइंड में रखना है आपने। एनीवेज, रजिस्ट्रार के पास क्या पावर्स एंड ड्यूटीज है भाई साहब, जो हमने भी बात की SCCP के पास की पावर, अब वो सारे कुछ रजिस्ट्रार के पास है। रजिस्ट्रार कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेगा, रजिस्ट्रार कंपनी का नाम रिजर्व करके कंपनी की रजिस्ट्रेशन करेगा, कंपनी के जितने भी अकाउंट्स हैं वो कंपनी से मंगवा सकता है, कंपनी के एनुअल रिटर्न्स कंपनी से मंगवा सकता है। उसके अलावा अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि जनाब कंपनी के साथ कोई ना कोई मसला चल रहा है तो इसकी इंफॉर्मेशन भी कंपनी से वो मंगवा सकता है। और अगर रजिस्ट्रार को लगे कि जनाब कंपनी काम ठीक नहीं कर रही तो कंपनी को नोटिस भेज के उस कंपनी को खत्म भी कर सकता है। ठीक है जी, तो रजिस्ट्रार हकीकत में SCCP का भाई है। देखिए क्या कह रहे हैं जनाब, कहता है जी द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द रजिस्ट्रार स्टार्ट्स फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी टू रिसीविंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स व्हिच द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द अथॉरिटी अंडर कंपनीज एक्ट 2017। ही कीप्स द record of mortgages and charges and also keeps track of company routine documents besides his power to call the officers of the company including directors for information and explanation, and he is also empowered to inspect the books and records of the company. He may seize the books and record if he believes that seizure is necessary to reach out certain facts by SCCP। Got it? यही बात हमने की कि जनाब कंपनी के हर डॉक्यूमेंट्स अगर उसको लग रहा है कि जनाब कंपनी में काम ठीक नहीं तो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, कंपनी के अकाउंट्स ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, इवन दो नोटिस भेज के कंपनी को जो है वो बंद भी करवा सकता है। अच्छा, जिसके बाद कहता है जी ऑफिशियल्स इन कंपनी। अब तो ऊपर तो बात होगी SCCP की और उसके ऑफिसर की, अब हम बात करते हैं जनाब कंपनी के ऑफिसर्स की। कहते हैं जी कंपनी हमने कहा तो है कि डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, लेकिन एम्प्लॉई का लफ्ज थोड़ा सा जरा कैजुअल हो जाता है, तो इस वजह से हम थोड़ी सी इज्जत देते हो डायरेक्टर को, कहते हैं जनाब ये ऑफिसर्स हैं। डायरेक्टर हो जाए हायर मैनेजमेंट में कोई भी बंदा, बेशक वो डायरेक्टर है, बेशक वो जनाब मैनेजर है, बेशक वो हेड है, ठीक है, तो हम उसको क्या कह देंगे, हम कहेंगे जनाब ये कंपनी का ऑफिसर है। तो ऑफिसर इंक्लूड्स एनी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी और अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, तो एम्प्लॉय तो होते हैं लेकिन हम उनको क्या मानेंगे, ऑफिसर। जब हम ऑफिसर की बात आएंगे तो मैनेजरियल लेवल से ऊपर वाला जो लेवल है वो आपके पास ऑफिसर्स होंगे और बाकी नीचे जो है वो हम उनको सिंपल वे में उनको हम लोग एम्प्लॉय कह देंगे, बट स्टिल डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसके बाद जनाब बात आती है बोर्ड की। बार बार ये लफ्ज यूज होगा बोर्ड। बोर्ड का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि कंपनी के जो डायरेक्टर, उनको इंडिविजुअली हम लोग डायरेक्टर बोला करते हैं और कलेक्टिवली हम उनको कहते हैं बोर्ड।
तो जब डायरेक्टर्स के आपस में मीटिंग होगी तो हम उसको कहते हैं दिस इज बोर्ड मीटिंग, ठीक है जी। डायरेक्टर्स की मीटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड इन रिलेशन टू कंपनी मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स आर कॉल्ड बोर्ड मीटिंग इन विच दे मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। अच्छा जी, इसके बाद जनाब मेंबर ऑफ द कंपनी, इसके बारे में थोड़ा सा बता चुके हैं कि मेंबर वो लोग होते हैं जिनका नाम मेंबर रजिस्टर में लिखा होता है, ठीक है। और ये नॉर्मली वो लोग होते हैं जिनके पास अच्छे खासे शेयर होल्डिंग होती है और ये लोग डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होते हैं, ओके। उसके अलावा मेंबर एक ब्रॉडर टर्म है शेयर होल्डर की निस्बत। हमने पढ़ी थी गारंटी लिमिटेड के नाम से, कंपनी की टाइप हमने पढ़ी थी, याद है ना। उसमें हमने कहा था हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग नो शेयर कैपिटल। अब दोनों के ओनर थे, शेयर कैपिटल वाले ओनर कौन से होंगे, शेयर होल्डर। लेकिन जिसका शेयर कैपिटल है ही नहीं उसके ओनर को हम लोग क्या कहेंगे, उसमें तो शेयर होल्डर है ही नहीं, तो उसके ओनर को हम लोग क्या कहेंगे, मेंबर। इस वजह से शेयर होल्डर और मेंबर दोनों हम इकट्ठे यूज कर लेते हैं, बट शेयर होल्डर और मेंबर में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। मेंबर ब्रॉडर टर्म है जिसका नाम मेंबर रजिस्टर में लिखा होता है और ये बड़े शेयर होल्डर होते हैं और लाजमी नहीं कि ये शेयर होल्डर ही हो, ठीक है। कोई ऐसी भी कंपनीज हो सकते हैं जिनके पास कैपिटल शेयर कैपिटल नहीं है तो उनके ओनर को हम लोग क्या नाम दे देंगे, मेंबर। तो इस वजह से जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज एक्ट में जब भी हम कोई चीज पढ़ेंगे मेंबर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम आपको वहां पे लफ्ज नजर आएगा मेंबर्स का, ठीक है, ताकि तमाम किस्म की कंपनीज जो है वो उसमें इकट्ठी आ जाए, जनरलाइज हो जाए, ओके। तो कहते हैं जी मेंबर कौन लोग हैं, मेंबर ऑफ द कंपनी। कहते हैं जनाब द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखें यहां पे वर्ड यूज हुआ सब्सक्राइबर। मेंबर और सब्सक्राइबर कौन है, सब्सक्राइबर मेंबर ही है। उनका नाम सब्सक्राइबर उस टाइम होता है जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी बनती है और फर्स्ट टाइम आप कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, कंपनी की ओनरशिप एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ये भाई साहब कौन है, सब्सक्राइबर है। ये कौन है, सब्सक्राइबर। आम भाषा में उसको कह सकते हैं इनिशियल ओनर, ठीक है। तो ये कौन है जनाब, सब्सक्राइबर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जिसने सब्सक्राइब किया है, मतलब जिस बंदे ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया है और उसको एक्सेप्ट किया है कि भाई साहब हम ये बना रहे हैं, वही आगे चलकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम कि वहां पे लिखा है जनाब कि हम वही ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये वो हम चाहते हैं कि जनाब हम कंपनी बनाएं, इस वजह से हम अपनी नाम हमने दे दिया, एड्रेस दे दिए, लिहाजा हमें कंपनी के तौर पर कंसिडर किया जाए, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है जी। ये सारा कुछ आपको इंशाल्लाह इसी चैप्टर के अंदर रजिस्ट्रेशन वाले पोर्शन में आपको नजर आएगा, ओके। तो जनाब कहता है जी द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी and become members on its registration, and every other person to whom is allotted or who becomes the holder of any class or kind of shares। जो शेयर होल्डर होते हैं वो कौन बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। जो बंदा भी शेयर होल्डिंग और उसका, और in relation to a company not having share capital, any person who has agreed to become a member of the company। अगर उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो जो बंदा एग्री करता है, गारंटी दे रहा है कि भाई साहब मैं बन जाऊंगा कंपनी का मालिक, तो वो बंदा भी क्या कहलाएगा, मेंबर कहलाएगा। एंड हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अच्छा यहां पे ना और है इन दोनों में, और क्यों है, हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग नो शेयर कैपिटल। अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो उसके पास शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हैविंग शेयर कैपिटल नहीं है तो वो उसने गारंटी दी हो कि जनाब मैं इतने का ऑनर बन जाऊंगा। इन दोनों में एक ये कंडीशन है, अगर शेयर कैपिटल है तो शेयर होल्डर होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो गारंटी देने वाला बंदा, ठीक है। एक ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या जी, एंड हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर मेंबर ऑफ द कंपनी। हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इसके साथ साथ उनका नाम रजिस्टर में भी लिखा होना चाहिए। अगर मेंबर्स के रजिस्टर में उसका नाम नहीं लिखा और वो शेयर होल्डर है तो हम उसको मेंबर नहीं कहेंगे। समझ आ रही है बात की। अगर वो उस शेयर होल्डर है और उसका नाम मेंबर रजिस्टर में नहीं लिखा हुआ तो हम उसको मेंबर नहीं कहेंगे। जी दो सिचुएशन कौन सी है, एक तो ए और बी, ये एक सिचुएशन है, और बी जो है वो जो सेकंड सिचुएशन है वो ये है कि नाम जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है, ओके। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को, आप ए और बी को एक ही पॉइंट कंसीडर करेंगे, यानी कि ये आपके पास सिंगल पॉइंट है, ओके। आपके पास ये एक पॉइंट है, हैविंग शेयर कैपिटल में शेयर होल्डिंग हो और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में ओनरशिप के लिए उसने गारंटी दी हो, एक ये पॉइंट। दूसरा उसका नाम जो है वो क्या हो, मेंबर्स के रजिस्टर में एंटर्ड हो। क्लियर, यहां तक के मसले मसाइल ऑल ओके। अच्छा फिर नीचे उसने लिखा जनाब द टर्म शेयर होल्डर एंड मेंबर इज यूज्ड इंटरचेंजेबली
बट फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट मेंबर इज अ ब्रॉडर टर्म। एक एग्जाम्पल देख लीजिए जनाब, Adil is member of ABC Guarantee Limited which does not have share capital. Adil has guaranteed to contribute an amount up to rupees 1 million if needed in case of winding up of the company. Adil is member of ABC Limited but there are no shareholding in this company. ठीक है, हैविंग नो शेयर कैपिटल, लेकिन उसने गारंटी दी है और उसका नाम कहां पे लिखा हुआ है, मेंबर में, मेंबर्स के रजिस्टर में उसका नाम लिखा हुआ है। गॉट इट? यहां तक मसला मसाइल। चलिए इंशाल्लाह कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन से हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। कल क्लास नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि